20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिलिट्री फोर्स का जन्म हुआ, इंडिपेंडेंट एयर फोर्स। यह एक ऐसा समय था जब हवाई यात्रा और युद्ध में हवाई ताकत का महत्व तेजी से बढ़ रहा था। इससे युद्ध में एक बड़ा बदलाव आया और हवाई ताकत की बढ़ती अहमियत को पहचान मिली। हवाई युद्ध ने न केवल युद्ध के मैदान को बदल दिया, बल्कि रणनीतिक सोच को भी नया आयाम दिया। आर्मी या नेवी एयर आर्म्स के उलट एक इंडिपेंडेंट एयर फोर्स खुद काम करती है। इसका मतलब है कि यह अपनी रणनीतियों और अभियानों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकती है, बिना किसी अन्य सैन्य शाखा के हस्तक्षेप के। इसका अपना कमांड स्ट्रक्चर, बजट और स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। यह स्वतंत्रता इसे अधिक प्रभावी और कुशल बनाती है, जिससे यह तेजी से बदलते युद्ध के परिदृश्य में बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया कर सकती है। एयर डॉक्ट्रिन टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के फोकस्ड डेवलपमेंट में मदद करती है। नई तकनीकों और रणनीतियों के विकास के लिए यह एक आदर्श मंच प्रदान करती है, जिससे हवाई ताकत को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। यह एयर ऑपरेशंस में तेजी से तैनाती और स्ट्रेटेजिक फैसले लेने में भी मदद करती है। युद्ध के समय में तेजी से निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की क्षमता किसी भी सैन्य बल के लिए महत्वपूर्ण होती है। पहले विश्व युद्ध की राख से इंडिपेंडेंट एयर फोर्स का कॉन्सेप्ट उभरा। इस युद्ध ने दिखाया कि हवाई ताकत कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, और इसने भविष्य के युद्धों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। इस संघर्ष ने हवाई ताकत की क्षमता को क्रूरता से प्रदर्शित किया। हवाई हमलों ने दुश्मन के ठिकानों और संसाधनों को नष्ट करने की क्षमता को उजागर किया, जिससे युद्ध की दिशा बदल सकती थी। राष्ट्रों ने महसूस किया कि आसमान पर नियंत्रण अब सिर्फ एक टैक्टिकल फायदा नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जरूरत थी। हवाई प्रभुत्व ने न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एहसास ने इंडिपेंडेंट एयर फोर्सेस के लिए ड्राइव को बढ़ावा दिया, जो जमीन और समुद्र की सीमाओं से परे पावर दिखाने में सक्षम थी। यह नई शक्ति राष्ट्रों को अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और अपने दुश्मनों पर बढ़त हासिल करने का अवसर प्रदान करती थी। कौन सा देश पहले होने का दावा कर सकता है, इस पर बहस जटिल है। कई देशों ने इस नई सैन्य शाखा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, और हर एक का अपना अनूठा इतिहास है। ग्रेट ब्रिटेन और फिनलैंड सहित कई देशों के पास मजबूत दावे हैं। इन देशों ने अपने अपने तरीकों से हवाई ताकत को विकसित किया और इसे अपने सैन्य अभियानों में शामिल किया। हर एक ने इस नए प्रकार के मिलिट्री संगठन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानियां हवाई ताकत के शुरुआती विकास और वैश्विक युद्ध पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। उनकी कहानियां हवाई ताकत के शुरुआती विकास और वैश्विक युद्ध पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। इन कहानियों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे हवाई ताकत ने युद्ध की कला को बदल दिया और आधुनिक सैन्य रणनीतियों को आकार दिया। 1 अप्रैल 1918 को दुनिया ने सैन्य इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण देखा, रॉयल एयर फोर्स या आरएएफ का गठन। यह एक ऐसा दिन था जिसने हवाई युद्ध के क्षेत्र में एक नई दिशा की शुरुआत की। रॉयल फ्लाइंग कोर और रॉयल नेवल एयर सर्विस के विलय से जन्मी आरएएफ दुनिया की पहली इंडिपेंडेंट एयर फोर्स बनी। इस विलय ने न केवल 2 प्रतिष्ठित इकाइयों को एक साथ लाया, बल्कि एक नई शक्ति का उदय भी किया, जो भविष्य के युद्धों को परिभाषित करेगी। ब्रिटिश सरकार के इस अभूतपूर्व फैसले ने हवाई ताकत की अनूठी प्रकृति को स्वीकार किया। यह निर्णय केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी सोच का परिणाम था, जिसने हवाई युद्ध की संभावनाओं को पहचाना। यह मानता था कि हवाई युद्ध के लिए विशेष कौशल, उपकरण और रणनीतियों की आवश्यकता होती है, जो पारंपरिक सेना और नौसेना के सिद्धांतों से परे हैं। हवाई युद्ध के लिए पायलटों को विशेष प्रशिक्षण और अत्याधुनिक तकनीक की आवश्यकता होती है।
आरएएफ का गठन केवल एक नौकरशाही फेरबदल नहीं था, यह एक नई सैन्य संरचना का निर्माण था जो हवाई युद्ध की जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। यह रणनीतिक सोच में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता था। हवाई ताकत को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता देना युद्ध की योजना और निष्पादन में एक क्रांतिकारी कदम था। एक अलग एयरफोर्स बनाकर ब्रिटेन का उद्देश्य युद्ध के इस नए आयाम की पूरी क्षमता का उपयोग करना था। यह एक ऐसा कदम था जिसने हवाई युद्ध की संभावनाओं को पूरी तरह से बदल दिया। आरएएफ को ब्रिटिश हवाई क्षेत्र की रक्षा करने, जमीन और नौसेना के अभियानों का समर्थन करने और रणनीतिक बॉम्बिंग अभियान चलाने का काम सौंपा गया था। इन जिम्मेदारियों ने आरएएफ को एक बहुमुखी और अत्यधिक प्रभावी सैन्य इकाई बना दिया। इसके निर्माण ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जहां हवाई ताकत अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में तेजी से निर्णायक भूमिका निभाएगी। हवाई युद्ध की बढ़ती भूमिका ने सैन्य रणनीति और युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल दिया। आरएएफ के गठन का प्रभाव ब्रिटिश सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजा। इसने वैश्विक सैन्य रणनीति और हवाई युद्ध की अवधारणा को नया रूप दिया। इसने उन अन्य राष्ट्रों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया जो अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करना चाहते थे और 20वीं शताब्दी के युद्ध की वास्तविकताओं के अनुकूल होना चाहते थे। आरएएफ की सफलता ने अन्य देशों को प्रेरित किया कि वे भी अपनी स्वतंत्र वायु सेनाओं का गठन करें। दुनिया भर के देशों ने समर्पित वायु सेनाओं की आवश्यकता को पहचानना शुरू कर दिया, जो स्वतंत्र रूप से और रणनीतिक रूप से संचालित करने में सक्षम हैं। यह एक वैश्विक प्रवृत्ति बन गई जिसने सैन्य शक्ति के संतुलन को बदल दिया। दुनिया की पहली इंडिपेंडेंट एयरफोर्स के रूप में आरएएफ की विरासत आज भी हवाई शक्ति के संगठनात्मक ढांचे और रणनीतिक सोच को आकार देती है। आरएएफ ने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मानक स्थापित किया है। इसकी रणनीतियां और संगठनात्मक ढांचा आज भी आधुनिक वायु सेनाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। जबकि आरएएफ को व्यापक रूप से दुनिया की पहली इंडिपेंडेंट एयर फोर्स के रूप में पहचाना जाता है, इसकी स्थापना और विकास की कहानी बेहद दिलचस्प है। आरएएफ का गठन 1 अप्रैल 1953 है 1918 को हुआ था और यह ब्रिटिश सरकार का एक जानबूझकर निर्णय था जो हवाई युद्ध की बढ़ती भूमिका को पहचानता था। कुछ लोगों का तर्क है कि फिनिश एयर फोर्स इस सम्मान की हकदार है। फिनलैंड की वायुसेना की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प और प्रेरणादायक है। 6 मार्च 1918 को स्थापित फिनिश एयर फोर्स आरएएफ से 1 महीने से भी कम समय पहले की है। यह तथ्य इसे एक मजबूत दावेदार बनाता है। हालांकि इसकी उत्पत्ति और प्रारंभिक विकास इसके ब्रिटिश समकक्ष से काफी भिन्न है। आरएएफ एक संगठित और संरचित तरीके से उभरी, जबकि फिनिश एयर फोर्स ने एक अधिक तदर्थ और अनौपचारिक शुरुआत की। फिनिश एयर फोर्स उथल-पुथल भरे फिनिश गृहयुद्ध से उभरी। इस समय फिनलैंड अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था और हवाई शक्ति का उपयोग इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। एक मजबूत घरेलू उड्डयन उद्योग की कमी के कारण फिनलैंड शुरू में दान किए गए विमानों और विदेशी स्वयंसेवकों पर निर्भर था। स्वयंसेवकों ने न केवल विमान उड़ाए बल्कि फिनिश पायलटों को प्रशिक्षित भी किया। जरूरत से पैदा हुई यह तदर्थ शुरुआत रणनीतिक दूरदर्शिता के बजाय फिनिश एयर फोर्स के शुरुआती वर्षों को अलग करती है। यह एक अस्थायी समाधान था, लेकिन इसने फिनलैंड को महत्वपूर्ण हवाई समर्थन प्रदान किया। अपनी विनम्र शुरुआत के बावजूद फिनिश एयर फोर्स ने फिनिश स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने टोही मिशन चलाए जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने में महत्वपूर्ण थे। दुश्मन सैनिकों को परेशान किया, जिससे उनकी प्रगति धीमी हो गई और फिनिश जमीनी बलों को रणनीतिक लाभ मिला और यहां तक कि अल्प विकसित हवा से हवा में मुकाबला भी किया। इन प्रारंभिक हवाई लड़ाइयों ने फिनिश पायलटों को बहुमूल्य अनुभव प्रदान किया।
इसके योगदान, हालांकि दायरे में सीमित थे, ने एक नवेले राष्ट्र के हाथों में भी हवाई शक्ति की क्षमता का प्रदर्शन किया। यह दिखाया कि हवाई शक्ति का प्रभावी उपयोग कैसे किया जा सकता है, भले ही संसाधन सीमित हों। पहली इंडिपेंडेंट एयर फोर्स को लेकर बहस अंततः इस बात पर टिकी है कि आजादी को कैसे परिभाषित किया जाता है। क्या यह एक संगठित और संरचित बल होना चाहिए, जैसा कि RAF था, या यह एक अधिक तदर्थ और अनौपचारिक बल हो सकता है, जैसा कि फिनिश एयर फोर्स थी, जहां RAF एक एकीकृत वायुसेना बनाने के लिए एक जानबूझकर सरकार के फैसले से उभरी, वहीं फिनिश एयर फोर्स एक राष्ट्रीय संकट की विशिष्ट परिस्थितियों से उभरी। दोनों की उत्पत्ति की परिस्थितियां भिन्न थीं, लेकिन दोनों ने अपने अपने तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर भी दोनों ने 20वीं शताब्दी में हवाई शक्ति के बढ़ते महत्व को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हवाई शक्ति ने न केवल सैन्य रणनीति को बदल दिया, बल्कि राष्ट्रों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को भी प्रभावित किया। RAF और फिनिश एयर फोर्स दोनों ने दिखाया कि हवाई शक्ति का प्रभाव कितना व्यापक हो सकता है, चाहे वह संगठित हो या तदर्थ।